Hello aspirants, welcome back to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination और इस सीरीज में हम MPPSC Mains के सारे पेपर्स, सारे पार्ट्स और सारी यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC Mains पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 3 कि सब टॉपिक दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है उनके बेसिक इंट्रोडक्शन को, इसके अलावा अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनके पॉलिटिकल थॉट्स, इकोनॉमिकल थॉट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए थे वो सारे हम आज कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नाउ पंडित नेहरू जी के अकॉर्डिंग अगर हमारी इंडिया का गोल्डन फ्यूचर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया डेवलप करे, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, हम इसके बिना हमारा गोल्डन फ्यूचर देख ही नहीं सकते। तो नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब सारी पावर्स हमारी कंट्री की जनता के पास हो, वो खुद ही डिसाइड करे कि हमारी सरकार कौन होनी चाहिए या सारे पावर्स किसके हाथ में देने चाहिए, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जब हमारी सरकार एफर्ट्स करती है फॉर द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए काम करती है, तो उसे कहते हैं सोशलिज्म। तो जो सारे फैसले सरकार ले रही है उसका मेन मोटिव सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना नहीं हो, जबकि उसका प्रॉफिट हो इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना, तो उसे कहते हैं सोशल स्टेट या सोशलिज्म। ओके, तो यहाँ पर नेहरू जी दो गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। पहला कि हमारे यहाँ पे जो सिटीजन है उनको मिलनी चाहिए पॉलिटिकल फ्रीडम। वो पॉलिटिकल फ्रीडम इन टू सेंस, पहला अगर उनके पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, अगर वो 18+ है तो वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी सरकार कौन बननी चाहिए। इसके अलावा अगर वो खुद चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, वो अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं, खुद की सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनके पास वो भी फ्रीडम होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल फ्रीडम होने का मतलब है कि राइट टू वोट भी होना चाहिए, और अगर वो नहीं चाहते कि किसी और की सरकार बने, वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसका भी अधिकार है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम करे। दैट मीन्स कोई नीचा नहीं हो, कोई ऊंचा नहीं हो, कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, सबके बीच में इक्वालिटी हो और जस्टिस हो। जस्टिस का मतलब ये है कि कोई गरीब या कोई एक रईस इंसान सेम तरीके का अपराध करता है तो दोनों के लिए लॉ सेम काम करना चाहिए, तो जस्टिस भी वहां पे होनी चाहिए, इसे कहते हैं सोशलिज्म। तो कुल मिलाकर अगर आप दोनों को मर्ज कर दो तो हो जाता है क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक मतलब सरकार आप खुद अपनी चुनो, और वो जो सरकार है वो इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम करे। फिर बढ़ते हैं आगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दैट मीन्स किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या है? ये इसलिए किया जाता है ताकि रईस और गरीब के बीच में जो गैप है उसे फिल किया जा सके। तो हर साल हम देखते हैं कि जो रईस है वो रईस होता जाता है, जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। इसे सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, इसे कुछ भी नहीं मिलता। तो इनके बीच का जो गैप है उसे रिड्यूस करने के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उन्होंने सजेस्ट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बात करता है वेलफेयर स्टेट की। ना वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे सोशल वेलफेयर की सारी जिम्मेदारी सरकार लेती है। इसका मतलब ह्यूमंस जो है उनका वेलबींग होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, सब चीजों की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की हो, तो उसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। नाउ ये जो वेलफेयर स्टेट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अपनी खुद की आप सरकार खुद चुनो, वो जो सरकार है वो सोसाइटी का वेलफेयर करे, और कोई रईस कोई गरीब ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, सबके जो इनकम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए ग्रो करने की। ये इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वेलफेयर स्टेट फॉलो करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को एडॉप्ट किया था। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? कुल मिला के 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। पहली कैपिटलिस्ट, दूसरी सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड।
जब हम मिक्स की बात करते हैं तो इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के ही कुछ फीचर्स होते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब सारे रिसोर्सेज की ओनरशिप इंडिविजुअल्स के हाथ में हो। तो हम और आप इंडिविजुअली डिसाइड कर रहे हो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सारे डिसीजन अगर इंडिविजुअल ले रहे हो तो उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और यहाँ पे सारा प्रोडक्शन किसके लिए होता है? अपने खुद के प्रॉफिट के लिए होता है। जबकि सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ पे ये सारे बेसिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये इंडिविजुअल नहीं लेते, ये सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है। और क्यों लेती है? फॉर द सोशल वेलफेयर। तो अगर हमारी कंट्री में सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही है, सारे प्राइवेट बिजनेसमैन ही हैं जो कि सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर हमारी कंट्री में सारी सरकार की इंडस्ट्रीज है, सारी सरकारी कंपनीज है और सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर रहा है, तो वो सोशलिस्ट है। जबकि आप देखेंगे इंडिया कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे रिलायंस, टाटा कंपनीज जैसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है। हमारे यहाँ पे रेलवेज, बीएसएनएल ऐसी, या ओएनजीसी, या सेल, गेल, ये सब हमारी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी है। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही सेक्टर साथ में रहते हैं, कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। तो नेहरू जी ने एक मिक्स इकोनॉमी को फॉर्म किया है जहाँ पे कैपिटलिस्ट के बेनिफिट्स भी हमको मिलेंगे और सोशलिज्म के बेनिफिट्स भी हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था उनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पे सरकार आप खुद चुनो और वो सरकार सोशल वेलफेयर लाए। इसके बाद उनके कुछ थॉट्स थे कम्युनलिज्म पे। कम्युनलिज्म से उनका मतलब क्या था? रिलीजियस फैनेटिज्म। रिलीजियस फैनेटिज्म का मतलब होता है कि जब आपके लिए, या जब आप अपने रिलीजन को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हो या ब्लाइंडली उसमें डिवोटेड होते हो और दूसरों के रिलीजन के लिए बिल्कुल टॉलरेंस आप में नहीं है, दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग आपका रिलीजन ही सुपीरियर है और बाकी सबका रिलीजन इंफीरियर है या फिर किसी काम का नहीं है, वो उसे हटा देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग्स है तो आप क्या हो? रिलीजियसली फैंटेसिज्म आपके अंदर है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप एक कम्युनल पर्सन हो। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है रिलीजियस फैनेटिज्म। जब आप अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हो और दूसरे रिलीजन को आप बिल्कुल टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो या फिर हम इसको ऐसे भाषा में कह सकते हैं कि जब रिलीजन के नाम पर कोई अपनी सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। इससे सिर्फ नफरत फैलती है। जैसे हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू चाहेगा कि सिर्फ हिंदुइज्म ही होना चाहिए, हिंदू का कल्चर ही बेस्ट है। मुस्लिम कहेगा सिर्फ उसका कल्चर ही बेस्ट है, हम सिर्फ अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अगर तो हम क्या है? हम कम्युनलिस्ट हैं। ओके, इससे नफरत फैलती है, इससे वायलेंस फैलता है। हिंदू मुस्लिम को अटैक करेगा, मुस्लिम हिंदू को अटैक करेगा, ऐसे वायलेंस बढ़ेगी। एनिमोसिटी का मतलब होता है कि डिसलाइक, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और नैरो माइंडेडनेस में हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी हो जाती है अगर हम एक कम्युनलिस्ट पर्सन हो जाते हैं तो। और जब भी ऐसा होता है तो ये हमारी सोशल प्रोग्रेस और नेशनलिज्म की प्रोसेस को रोक कर रख लेता है, हमारे इसमें बहुत बाधाएं क्रिएट करता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक दूसरे से नफरत करते हो रिलीजन के बेसिस पर, तो आप अपना सोशली प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो नेशनलिज्म, देश प्रेम की भावना सप्रेस हो जाती है जब आप नफरत को प्रमोट करते हो। ओके, इसके बाद उन्होंने इसी कम्युनलिज्म की फीलिंग को हटाने के लिए या कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस बनाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कम्युनल हार्मनी का मतलब क्या होता है? जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जो सारे धर्म है वो साथ में हार्मनी मतलब यूनिटी के साथ रहे, इसके लिए काफी सारे पॉलिसीज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई हुई है। इसके अलावा ये जो आपकी पॉलिसीज है वो कम्युनलिज्म के जो पॉइजन है उसे खत्म करने का भी ट्राई करती है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में जो कि सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ लड़ाई करवाने का काम करते हैं, ये सिर्फ पॉइजन है, हमारे देश के लिए जहर है ये। इस कम्युनलिज्म के जहर को भी खत्म करने का ट्राई करते हैं। फिर आता है पंडित नेहरू व्यूज ऑन नेशनलिज्म। अभी तक दो व्यूज पढ़ चुके हैं। पहला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अपनी सरकार खुद चुनो और उसके पास पावर्स होनी चाहिए कि वो आपकी इक्वलिटी एंड जस्टिस को प्रमोट कर सके। फिर कम्युनलिज्म, जब आप अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हो और बाकी सब सारे रिलीजन को अगर आप टॉलरेट नहीं करते तो उसे कहते हैं क्या? कम्युनलिज्म। इसके लिए काफी सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि इस कम्युनलिज्म के पॉइजन को खत्म किया जा सके। जैसे आपने सुने होंगे रिलीजियस राइट्स, तो ये क्या है? आपकी कुछ फ्रीडम, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं ताकि आप सारी जो कम्युनिटीज हैं, जो सारे रिलीजन्स हैं, वो पीसफुली आपस में कोऑर्डिनेट करके रह सके, कुछ नफरत नहीं होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं उनके व्यूज ऑन नेशनलिज्म। नाउ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि, अच्छा, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम, लव, लॉयल्टी एंड प्राइड फॉर योर ओन नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म।
जब अपने देश से प्यार करते हो तो उस देश प्रेम को या फिर उस लॉयल्टी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। ओके, तो पंडित नेहरू जी ने पूरी अपनी पूरी जिंदगी को नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म में ही डिवोट कर दी थी। तो उनकी पूरी जिंदगी देश प्रेम में ही निकल चुकी थी। इसके बाद वो कहते थे कि आई एम अ नेशनलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट पर्सन वो होता है जिसके लिए नेशन सबसे पहले आता है। तो उनका रिलीजन, उनका जेंडर, उनकी पहचान, उनकी लैंग्वेज, उनका सब कुछ अगर नेशन के बाद आ रहा है, दैट मीन्स वो नेशनलिस्ट है। तो वो कहते थे कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे लिए देश प्रेम सबसे पहले है, देश सबसे पहले है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ नेशनलिस्ट। ओके, इनका जो नेशनलिज्म था वो हमारे जो फ्रीडम का स्ट्रगल था इसने काफी सारा इंस्पायर किया था। तो उनकी जो ये फीलिंग थी देश प्रेम के लिए, इससे काफी सारे लोग इंस्पायर हुए थे और इसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिलने में काफी हेल्प हुई। इसके अलावा उन्होंने कुछ बुक्स में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में भी ये लिखा हुआ था कि कोई भी डिपेंडेंट कंट्री जो किसी और कंट्री की गुलाम है, उसका सबसे पहला एस्पिरेशन या फिर जो पहला गोल है वो यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से नेशनल इंडिपेंडेंस हासिल हो सके। तो उन्होंने कहा था नेशनल इंडिपेंडेंस शुड बी द फर्स्ट एस्पिरेशन फॉर एनी डिपेंडेंट कंट्री। तो वो सारी कंट्री जो दूसरे पे डिपेंडेंट है या गुलाम है, उनका पहला एस्पिरेशन आजादी ही होना चाहिए। ओके, फिर अब बात करते हैं कि वो नेशनलिज्म को तो प्रमोट करते थे पर इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कि वो क्या कहते थे। तो नेहरू जी क्रिटिसाइज करते थे कि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मतलब मुझे इंडिया से अगर प्यार है, तो मैं चाहूंगी कि इंडिया हर तरीके से ग्रो करे, डेवलप करे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पे, नेपाल पर, भूटान पे, म्यांमार पे, श्रीलंका पे, सब पे अटैक करके ये सारी जगह अपने अंदर हथिया ले या अपने टेरिटरीज को एक्सपांड करे ओवर द अदर कंट्रीज, तो उसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। तो देश प्रेम जरूरी है, पर वो देश प्रेम इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को बिल्कुल खत्म करके अपने आप को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो वो इंपीरियलिस्ट की जो ये टेंडेंसी थी उसके खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि आपको किसी दूसरे देश को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो जो इंपीरियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे नेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं इकोनॉमिकली और उनमें लड़ाइयाँ करवाते हैं, उनकी कास्ट, उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें डिसइंटीग्रेशन मतलब लड़ाइयाँ करवाते हैं, उनकी यूनिटी को तोड़ते हैं ताकि वो खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। सिमिलरली जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ब्रिटिशर्स भी तो अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, पर वो गलत क्यों थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे देश की कुर्बानी दे दी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट किया, वहां के लोगों को लड़वाया, उनके बीच में नफरत फैलाई ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इस भावना को कहते हैं इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म होना चाहिए पर इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो वे कहते हैं कि जो आपकी नेशनलिज्म है वो वेलफेयर पर और मैनकाइंड की फ्रीडम पे बेस्ड होनी चाहिए। तो सारे लोग आजाद होने चाहिए, सबका वेलफेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आगे बढ़े और बाकी सब सप्रेस हो जाए। इस फीलिंग से प्यार नहीं होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं कि उनके व्यूज क्या थे ह्यूमनिज्म पे। तो भूलना नहीं, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसके बाद हम कर चुके हैं कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, और अब हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म के बारे में वो क्या कहते थे। अच्छा, ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन नीड्स ऑफ ह्यूमंस हैज द मोस्ट प्रायोरिटी। जब लोगों की जरूरतें या लोगों का जो विकास है, उनका जो वेलफेयर है, अगर इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है ओवर एंड अबव एनीथिंग, तो उसे कहते हैं ह्यूमनिज्म। तो वो ये मानते थे कि साइंटिफिक ह्यूमनिज्म होना चाहिए, दैट मीन्स ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए साइंस का यूज करते हुए। साइंस का यूज करने का मतलब ये है कि रैशनली उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट वो सारे आपके जो कल्चर है या कल्चर के वो सारे पार्ट्स हैं या जो रिचुअल्स हैं जो कि ह्यूमंस के अगेंस्ट जाते हैं या उन्हें सप्रेस करते हैं, उनकी नीड्स को सप्रेस करते हैं, उसे तोड़ देना चाहिए। तो उनका जो डेवलपमेंट है वो रैशनली होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा है, तो सती प्रथा भले एक रिचुअल है जो चलता आ रहा था, लेकिन ह्यूमंस के अगेंस्ट था। जैसे चाइल्ड मैरिज है या फिर विडो री मैरिज को अलाउ ना करना, ये सारी चीजें हैं जो हमारे रिचुअल्स में थी, पर ये ह्यूमंस के खिलाफ जा रही थी। तो ये कहते हैं कि वो सारी चीजें जो ह्यूमंस के खिलाफ, उसे तोड़ देना चाहिए और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म करना चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए रैशनली, जो चीजें उनके लिए जरूरी है, जो उनको डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, सिर्फ वही चीजें आपको फॉलो करनी। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि जो आपकी सोसाइटी है उसके जो बेसिक यूनिट होती है वो आपका ह्यूमंस होते हैं। तो अगर आपके ह्यूमंस ही डेवलप नहीं हो रहे हैं तो आप सोसाइटी को कैसे डेवलप करोगे। अगर ह्यूमंस ही सप्रेस्ड हैं, उनके खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, उन्हें अगर गिराया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है,
उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर आपकी सोसाइटी कैसे डेवलप कर सकती है? तो ह्यूमस आपकी सोसाइटी का बेसिक एलिमेंट है। तो अब तक जो हम बात करते आ रहे हैं कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ की ह्यूमंस का वेलफेयर होगा। इसके अलावा वो कोट भी करते हैं कि टैगोर जी ने भी जो ह्यूमनिज्म के बारे में बात की है, उनका भी यही मानना था कि गॉड परवेड्स द एंटायर वर्ल्ड, मतलब जो भगवान है वो कण कण में है, वो पूरी दुनिया में हर जगह पे भगवान है। दैट मीन्स हर ह्यूमंस में भी भगवान बसते हैं। तो किसी को नीचा दिखाना या उसे सप्रेस कर देना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, इसका मतलब ये है कि आप भगवान के खिलाफ ही जा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो ह्यूमंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए या ह्यूमन के नीड्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, दैट इज इंडियन सोसाइटी। तो नेशनल मतलब हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है? तो उनका ये मानना था कि इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, जो कि है भी। हमारे यहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग लैंग्वेजेस, अलग रिलीजन्स, अलग अलग रीजन्स के लोग रहते हैं। तो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति है। तो काफी सारे डाइवर्स कल्चर के लोग हमारे यहाँ पे देखे जाते हैं, जो कि साथ में मिलकर रह रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन फिर भी ये एक साथ रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में क्या है, जेनरोसिटी है। हमारे यहाँ के लोग जेनरस है। इसका मतलब क्या होता है, काइंड है या फिर गिविंग है। तो हम शेयरिंग पर, गिविंग पर बिलीव करते हैं। हमारे अंदर एक काइंडनेस है जो कि साथ साथ में मिलकर रह पा रहे हैं, वरना इतना डाइवर्स कल्चर का एक साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे अंदर जेनरोसिटी तो है ही, काइंडनेस तो है ही, साथ में वासुदेव कुटुंबकम की भी एक फीलिंग है। तो हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व एक फैमिली है, पूरी दुनिया, सारी कंट्रीज, सारे लोग हमारा एक ही परिवार है, तो हमारे भाई और बहन ही है। तो वासुदेव कुटुंबकम और जेनरोसिटी की वजह से ये डाइवर्स कल्चर एक साथ रह पाते हैं। और इसकी वजह से वो उनको जो नेहरू जी है उनको दिखती थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता उनको देखने के लिए मिलती थी इंडिया। फिर हम बात करते हैं कि पंडित नेहरू जी को ने कहा था कि नेशनलिज्म को प्रमोट करना तो है ही, पर वो नेशनलिज्म कैसा होना चाहिए, सेक्युलर नेशनलिज्म होना चाहिए। तो वो नेशन के सेक्युलर होने की भी बात कहते थे। या सेक्युलर का मतलब क्या है कि उनका ये मानना था कि हमारे स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी एक रिलीजन को आपको प्रोटेक्शन नहीं देना है, और ना ही किसी रिलीजन के अगेंस्ट आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो दोनों चीजें हैं, किसी एक को प्रिविलेज भी मत दो और किसी और को नीचा भी मत दिखाओ। तो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना और किसी एक रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस या प्रोटेक्शन भी नहीं देना है। तो यहाँ पे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने रिलेशन को डेवलप कर सके, और सबके पास एक जितनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पंडित नेहरू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और इसके लिए तो पंडित नेहरू जी को आज भी काफी याद किया जाता है। ये उनकी बेस्ट पॉलिसी थी फॉर द इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, उनकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, देन नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, ह्यूमनिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। और जब वो नेशनलिज्म की बात करते हैं वो सेक्युलर भी होना चाहिए, ये भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं उनकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। नाउ नेहरू जी फॉलो करते थे नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, मतलब ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बनाया था नॉन अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन 1961 में। 1964 में उनकी डेथ हुई थी, उससे 3 साल पहले इन्होंने बना लिया था नॉन अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि मतलब जब हमारे कंट्री में, जब वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए। दो ग्रुप्स में एक था वेस्टर्न ग्रुप जिसको लीड कर रहा था यूएस, और एक था ईस्टर्न ग्रुप जिसको लीड कर रहा था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो कि प्रेजेंट डे जो मेजर पार्ट है उसका वो रशिया है। तो ये दो पार्ट्स डिवाइड हो गए थे। तो इनकी ग्रुपिंग बन गई थी, कुछ कंट्रीज जो थी वो वेस्टर्न ग्रुप में थी, कुछ कंट्रीज जो थी वो ईस्टर्न ग्रुप में थी। पंडित नेहरू जी ने कहा कि ना हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, हम किसी एक ग्रुप का होकर नहीं रहेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हमें काफी सारे बैकलैशेस मिले कि ये तो क्या बात हुई, तो आप डरपोकों वाली बात कर रहे हो, या फिर आपके अंदर गट्स नहीं है, या फिर बिन पैदे का लोटा कहते हैं ना कि ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। पर फिर हमें समझ में आया कि जब साउथ कोरिया वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो उस टाइम पे हमारी पॉलिसी की बहुत तारीफें हुई। तब हमें समझ में आया था कि किसी एक कंट्री के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है, ना जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम ये खुद डिसाइड करेंगे कि हर स्पेसिफिक वॉर पे कौन सही है कौन गलत है। तब अपने हिसाब से अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये डिसाइड करेंगे कि हमें किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है। तो यूएस से जुड़ने का मतलब ये है कि अब यूएस जो भी करेगा हमें इसका समर्थन करना पड़ेगा, पर हम क्यों करें? अगर हमें लगता है कि वो सही है तो हम बोलेंगे कि वो सही है, हमें लगता है कि वो गलत है तो हम एड़ी चोटी के जोर पे बोलेंगे वो गलत है।
तो इसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से डिसाइड करेंगे सोवरेनिटी के साथ कि हमें किसका साथ देना है इंडिविजुअली। ओके, फिर अब बात करते हैं कि उनकी इसी में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में पंची प्रिंसिपल्स भी थे। तो उनका ये मानना था कि अगर सारे नेशंस को आपस में शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, भाईचारे के साथ अगर रहना है, तो कुछ पॉलिसीज है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने 5 कोड ऑफ कंडक्ट बताए थे जिनको हम साथ में कहते हैं पंचशील। पंचशील 5 कोड ऑफ कंडक्ट। और ये शांति के लिए 5 कोड ऑफ कंडक्ट कौन से हैं? तो पहला उन्होंने कहा था कि एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि एक तो इंटीग्रिटी मतलब हमारे यहाँ पे जो कुछ तख्ता है जो हमसे अलग होने के ट्राई कर रहा है तो उसका सपोर्ट नहीं करना। हमारी पूरी इंडिया एक ही बात है, तो इसमें से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर कोई भी स्टेट अलग होना चाहता है तो उसे ये आज़ादी नहीं है, हम इंटीग्रेटेड रहेंगे। इसके अलावा सोवरेनिटी का मतलब होता है क्या कि हर एक कंट्री को अपने खुद के फैसले लेने का अधिकार होता है। तो आप किसी और कंट्री पे अपना अपना जो डिसीजन है वो थोप नहीं सकते। जैसे कई बार क्या होता है ना, यूएसए हम पर अपना डिसीजन थोपने की कोशिश करता है कि आप ऐसा ही करोगे, हमने कहा तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि आप सोवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो हर एक कंट्री को अपने खुद के डिसीजन लेने का राइट्स होना चाहिए, वो फ्री है टू टेक देयर ओन डिसीजन, इसे कहते हैं सोवरेनिटी। फिर आता है किसी के भी इंटरनल मैटर्स पर इंटरनल अफेयर्स पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, उनके क्या डिसीजन है, हमारे यहाँ पे क्या लड़ाइयाँ चल रही है, ये कोई भी मैटर्स अगर है तो उस पर किसी भी बाहर वाले को बोलने का अधिकार नहीं है। तो हमारे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है अटेंशन ऑन इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो सारे देश एक समान है, सब मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर रिच कंट्री है, डेवलप्ड है तो वो बहुत ऊपर है, गरीब कंट्री को बहुत नीचे दिखाया जाए, ऐसा नहीं। तो सारी कंट्रीज में इक्वलिटी होनी चाहिए और म्यूचुअल बेनिफिट पर फोकस होना चाहिए। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी कोई पॉलिसी साइन कर रहे हो तो उसमें दोनों का फायदा होना चाहिए। कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना करे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी आप कोई पॉलिसी साइन करो तो आपस में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का ही बेनिफिट होना चाहिए। इसके बाद वो कहते थे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे से शांतिपूर्वक आप रिश्ते बनाए रखें और किसी पर अटैक नहीं करें। तो शांति कैसे बनेगी? जब आप अटैक नहीं करोगे। तो ये और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो पीसफुली आप कोएग्जिस्ट करो, साथ में रहो शांतिपूर्वक। कैसे शांति से रहोगे? विदाउट अटैकिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को अटैक नहीं करना है। तो मैंने उन्हें क्या बोला था कि इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करो, उनको अपने खुद के फैसले लेने का अधिकार है। फिर इंटरफेयर मत करो, उनके कंट्री में जो भी इंटरनल मैटर्स है उसमें कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं करे। तीसरा, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पर फोकस होना चाहिए। तो सारी कंट्रीज को इतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और जब भी कोई पॉलिसी साइन करो तो दोनों का आपस में बेनिफिट होना चाहिए। तो शांति से आपको रहना एक दूसरे के साथ, कोई वॉर कंडक्ट नहीं करनी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये पंडित नेहरू जी को ही इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस टाइम पर, जब हमारे इंडिया की कोई पहचान नहीं थी, हम ब्रिटिश की कॉलोनी के नाम से जाने जाते थे, तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी पे इंडिया की एक जगह बनाई और हमें हमें प्रेस्टीज मतलब हमारी एक रिस्पेक्ट उन्होंने दिलाई। तो इसका पूरा क्रेडिट पंडित नेहरू जी को ही जाता है कि उन्होंने हमारी पूरे वर्ल्ड में हमारी जगह बनाई और हमारी प्रेस्टीज बढ़ाया, मतलब हमारी पोजीशन को बढ़ाया, हमें इज्जत दिलवाई। ये पूरा क्रेडिट उन्हीं का ही है। नेहरू जी जो थे वो एक पैट्रियट थे, इसका मतलब वो देशभक्त थे और वो एक हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन भी थे और साथ में एक विजनरी भी थे। वो काफी मेहनती भी थे। एक पैट्रियट मतलब देशभक्ति की भावना भी थी उनके अंदर, और विजनरी मतलब वो हमारे इंडिया को कहीं पहुंचाना चाहते थे, उनके बड़े बड़े विजन्स थे। और इसी की वजह से हमारे नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सका है और स्ट्रॉन्ग नेशन बन सका है, जो कि बाकी आज भी काफी सारे जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें इंडिया को एक गिना जाता है। ठीक है। तो ये नेहरू जी की वजह से हमारी जो इंडिया है वो इतनी हेल्दी डेमोक्रेसी बन सकी। और इस डेमोक्रेसी को सिर्फ बनाया ही नहीं, फाउंडेशन तो उन्होंने रखी ही, उसे स्ट्रॉन्ग भी किया, स्ट्रेंथन भी किया। इसका मतलब ये कि जब हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेसी रहेगी, दैट मीन्स यहाँ की पब्लिक डिसाइड करेगी पावर किसके पास आनी चाहिए, ये बोलना एक अलग बात है, ये करके दिखाना अलग बात है। तो इसकी फाउंडेशन तो उन्होंने रखी ही थी, डिसीजन भी उन्होंने लिया था, लेकिन कैसे इसे सक्सेसफुली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे इस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ये भी उन्होंने हमें सिखाया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि उनके इन सारे टैलेंट्स के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन,
सोशल और बाकी सारी फील्ड्स को भी डेवलप करने का पूरा ट्राई किया था। तो उस टाइम पे जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो सिर्फ 16% पीपल ही लिटरेट थे। तो हमारे यहाँ पे अगर 100 लोग थे तो उसमें से सिर्फ 16 लोग ही लिटरेट थे। एजुकेटेड की तो मैं बात भी नहीं कर रही, ये सिर्फ लिटरेट थे। एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है। लिटरेसी मतलब अगर किसी भी एक भाषा में अगर आप रीड कर पाते हो और आप लिख पाते हो तो आप लिटरेट हो, भले आपको समझ कुछ नहीं आता हो। अगर आप उसे रीड कर पा रहे हो और आप उसे लिख पा रहे हो तो आप कौन हो? लिटरेट हो। जबकि एजुकेटेड का मतलब होता है कि लिखने और पढ़ने के साथ साथ अगर आप उसे समझ भी पा रहे हो तो आप और उसे अप्लाई भी कर पा रहे हो तो आप एजुकेटेड हो। कई बार क्या होता है ना कि इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, हम रीड कर लेते हैं पर मतलब क्या है वो समझ नहीं आता। दैट मीन्स आप उसे रीड कर पा रहे हो, आप लिटरेट तो हो, पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स आप एजुकेटेड नहीं हो। तो यहाँ पर लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क होता है। उस टाइम पे सिर्फ 16% पॉपुलेशन ही लिटरेट थी और अभी के टाइम पे लगभग 74.02% पॉपुलेशन जो है वो अभी के टाइम पे लिटरेट है। तो अभी जो लिटरेसी लेवल है वो काफी बड़ा है पहले के कंपैरिजन में। ओके, तो ये सब में भी पंडित नेहरू जी का काफी बड़ा योगदान था। इसके बाद हमारे इंडिया के उस टाइम पे जब हम आजाद हुए थे तो काफी सारे चैलेंजेस भी थे। तो हमें आजादी तो मिली थी पर साथ में काफी सारे चैलेंजेस और भी मिले थे। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान लाए थे और एक एक करके उन सारे चैलेंजेस को दूर किया। और पहला चैलेंज क्या था कि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट्स करते थे। हम बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमें दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाने की जरूरत पड़ती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रमोट किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई ताकि वो सारी चीजें हम खुद अपनी कंट्री में बनाएं, ताकि बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स की भी बहुत कमी थी और इतनी कमी थी कि इवन जब 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो उस टाइम पे हम यूएसए से फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट किया करते थे। तो यूएसए उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा बायस था, वो चाहते थे कि पाकिस्तान जीते। तो उस टाइम पर इवन हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, हम बिल्कुल जीतने वाले थे। उस टाइम पर यूएसए ने हमें क्या कहा कि अगर आप सरेंडर आपको करना पड़ेगा पाकिस्तान के सामने, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो हम फूड ग्रेन्स की सप्लाई रोक देंगे, ऐसा कहा था। अब उस टाइम पे वो तो भला हो रशिया का कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने वॉर में सरेंडर नहीं किया और हम ये वॉर जीते भी, ठीक है, लेकिन इस प्रेशर के कारण हम ये वॉर हार भी सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या लाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे और सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो अब किसी और कंट्री से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन भी काफी कम हुआ करता था। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या आया? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये काफी सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे इंडिपेंडेंस के बाद, जिसे सॉल्व करने के लिए पंडित नेहरू जी ने काफी सारी चीजें स्टार्ट की थी। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन रखी थी जिसके बाद वो चीजें अपने आप और इम्प्रूव होती गई। ओके, और इन सारी चीजों के लिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। ये हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया मतलब आजादी की बाद वाली इंडिया। उसका आर्किटेक्ट मतलब उसके जो भी बेसिक फीचर्स थे उसे डिजाइन किसने किया था? नेहरू जी। बढ़ते हैं आगे। नेहरू जी का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना था ही, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद वो रुके नहीं, हमारी कंट्री को आजादी भी दिलाया और उस आजाद कंट्री को फिर और भी प्रोस्पेरस बनाने में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री टू मेकिंग द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रोग्रेस या प्रोस्पेरस। तो उन्होंने पहले हमारी कंट्री को आजादी दिलाई, फिर उस आजाद कंट्री को और भी ग्रो एंड डेवलप करने में, प्रोस्पेरस करने में उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने वो ये चाहते थे कि हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज किया जाए और इसके लिए उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए थे। हमारे यहाँ पे एजुकेशन प्रमोट किया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया और उनकी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। हमारा मॉडर्न इंडिया उनके आर्किटेक्ट या फिर बिल्डर कहा जाता है। सो दैट्स इट। इन्हें इनका जो भी इंट्रोडक्शन था उन्हें हम समराइज करें तो इनका बर्थ कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर जिस दिन हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ था, तो उनके 20 साल के बाद 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी के प्रयागराज में, जो कि पहले इस टाइम पे इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद या फिर जो प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज है वहां पर उनका बर्थ हुआ था। फादर की बात करें तो उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल जी नेहरू, जिनके नाम पर ही नेहरू रिपोर्ट आई थी। मदर थी स्वरूप रानी, वाइफ कमला नेहरू, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है पर उनकी सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी।
इसके बाद हम बात करते हैं इनकी डॉटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। उनकी डॉटर कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इनके निक नेम्स थे चाचा नेहरू, पंडित नेहरू और आधुनिक भारत निर्माता। आधुनिक भारत निर्माता मतलब आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर डेवलपर या बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनके स्टेटमेंट्स क्या थे? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या आराम हराम है, ये दो स्लोगन्स थे जो उन्होंने दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें या फिर कुछ राइटिंग्स उन्होंने लिखी थी। भारत की एकता और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की एकता। और इसके अलावा उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपने ऊपर भी एक किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। ओके। इनकी डेथ कब हुई थी? तो 27 मई 1964 में उनकी डेथ हुई थी त्रिमूर्ति भवन में। ठीक है, त्रिमूर्ति भवन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इनका रेसिडेंस भी था और उनके बाद जो इनका मेमोरियल था वो कहाँ बनाया गया था? न्यू दिल्ली के ही शांति वन में इनका मेमोरियल बनाया गया था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम बात जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में काफी सारी चीजें और ये बस सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ओके, सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इस स्टेज पे जब हमारा चैनल बिल्कुल नया है, आपका एक लाइक, एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमें एनकरेज करता है कि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।